चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसे दुनिया का शायद हर शख्स जानता है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है वो कोई नहीं जानता। मैं बात कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान की। कल्पना कीजिए आप रेगिस्तान के बीचों बीच एक पतली धूल भरी सड़क पर चल रहे हैं। दूर क्षितिज पर एक पुराना शहर नज़र आ रहा है जिसकी हवाओं में रबाब की मधुर धुन तैर रही है। वहाँ कोई बुजुर्ग दरवाजे पर बैठा है, दरी भाषा में कविता गुनगुना रहा है और उसकी आंखों में सदियों की कहानियां बसती हैं। ये कोई काल्पनिक दुनिया नहीं है, ये अफगानिस्तान है। एक देश जिसे अक्सर सिर्फ युद्ध और तालिबान के आईने में देखा जाता है, लेकिन इसकी असल पहचान बहुत गहरी और बहुत सुंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं हज़ारों साल पहले से। जी हाँ, हज़ारों साल पहले जब भारत में वैदिक युग चल रहा था, तब अफगानिस्तान में बल्ख जैसे शहर उभर रहे थे जिन्हें सभ्यता की माँ कहा जाता है। यहाँ जरुस्तुस जैसे महापुरुषों ने अपने विचारों को जन्म दिया। फिर सम्राट अशोक आए, उन्होंने बौद्ध धर्म और इस भूमि को फैलाया, स्तूप बनवाए और शांति का संदेश दिया। कनिष्क एक महान शासक जिसे गंधार को जन्म दिया, माफ़ करिएगा, गंधार की कला को जन्म दिया। बौद्ध मूर्ति कला को यूनानी शैली के साथ मिलाकर ऐसी कलाएं बनाई जो आज भी दुनिया में अद्वितीय मानी जाती हैं। फिर आता है बमियान, पहाड़ियों में बसी वो गुफाएं जिनमें 180 फीट ऊंची बुद्ध की मूर्तियां खुदी हुई थीं। वो सिर्फ मूर्तियां नहीं थीं, वो उस शांति और सहिष्णुता की आवाज़ थीं जो कभी अफगानिस्तान की आत्मा थी। इसी के साथ अफगानिस्तान में सूफी परंपरा, जनजातीय संस्कृति और अफगान आत्मा का जिक्र करते हैं। जैसे जैसे वक्त ने करवट ली, अफगान भूमि पर इस्लाम का आगमन हुआ, लेकिन यह इस्लाम तलवार लेकर नहीं आया था। यह आया था प्रेम, ज्ञान और रूहानी सूफी संतों के साथ। यहाँ के शहर बल्ख, हेरात, कंधार, मजार शरीफ इबादत और अध्यात्म के केंद्र बन गए। यहीं जन्मे मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जिनकी कविताएं आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। रूमी ने कहा, तू जो ढूंढ रहा है वह तेरे भीतर है। यह सिर्फ एक शेर नहीं था, यह अफगान आत्मा की सबसे बड़ी सच्चाई थी। ख्वाजा अंसारी जैसे सूफी संतों ने हेरात को रूह की प्यास बुझाने का दरिया बना दिया। इन सूफियों ने की कव्वालियाँ, जिक्र और शायरी हर अफगानी की नस नस में बस गई और अफगानिस्तान केवल एक मजहबी देश नहीं रहा। यहाँ जनजातियाँ थीं, पर इनमें बंटवारा नहीं था। पश्तून, ताजिक, हज़ारा, उज़्बेक, बालोच, हर जनजाति की अपनी वेशभूषा, बोलियाँ, रिवाज और खान पान थे। लेकिन जब वक्त आता है तो सब एक थे। दुश्मन आए तो सब अफगानी हैं। जैसे कि हमारा देश कोने कोने में अलग, लेकिन दुश्मन के लिए एक है। अतांत नृत्य, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। इसे गोल घेरे में अब सभी पुरुषों का एक साथ नाचना, ये केवल उत्सव नहीं, ये एकता का प्रतीक था। हर त्योहार, शादी और युद्ध की तैयारी में अतांत होता था। और फिर भी अफगान शायरी, कविता जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, हर बच्चा, हर बूढ़ा दिल से शेर कह सकता था। जिसमें से एक शेर मैं आपके सामने हाजिर करता हूँ। हमने गुलों से सीखा मुस्कुराना, पर कांटों में रहकर सीखा जीना। जी हाँ, अफगान जीवन में कविता, संगीत और दार्शनिक विचार ये सिर्फ कला नहीं, अस्तित्व का हिस्सा थे। फिर एक संघर्ष का युग आया, युद्ध, सोवियत हमला और तालिबान का उदय। 20वीं सदी तक आते आते अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच शतरंज का बिसात बन चुका था। इसे नाम दिया गया द ग्रेट गेम। ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य की खींचतान इस मिट्टी को लगातार थका रही थी। फिर आया वो साल 1989, 1979। सोवियत संघ की सेना ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। कहने को तो यह सरकार को समर्थन देने के लिए था, पर असल में एक पूरे देश
पर चढ़ाई थी। गांव जलने लगे, लाखों अफगान बूढ़े, औरतें, बच्चे पाकिस्तान, ईरान और भारत की ओर शरणार्थियों की तरह भागने लगे। हर परिवार ने किसी को खोया, हर बच्चा बारूद की गंध के बीच खड़ा हुआ। एक बच्चा कहता है, मुझे स्कूल की घंटी बाद में सुनाई दी, पहले बारूद की आवाज़ें कानों में पड़ी। सन 1989 में सोवियत सेना लौट गई, लेकिन अपने पीछे एक बिखरा हुआ देश छोड़ गई। इसके बाद सत्ता के लिए अलग अलग मुजाहिदीन गुट आपस में लड़ने लगे। शहर इसके बाद सत्ता के लिए अलग अलग मुजाहिदीन गुट आपस में लड़ने लगे। शहर जो कभी शांति के गढ़ थे, अब खंडहर बन चुके थे। इसी अराजकता में उभरा तालिबान। सन 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और फिर शुरू हुआ अंधकार का सबसे गहरा दौर। लड़कियों के लिए स्कूल बंद, महिलाओं को पर्दे में ढांकने का आदेश, टीवी, संगीत, सिनेमा सब हराम घोषित। बमियान की बुद्ध मूर्तियां जो सदियों से खड़ी थी, उन्हें धमाके से उड़ा दिया गया। शांति के प्रतीकों को खुद तालिबान ने मिटा दिया। सायरा नाम की एक लड़की जो 14 साल की थी, वो अपनी डायरी में क्या लिखती है, मैंने पढ़ना बंद कर दिया है, मैं रात में छुप कर पढ़ाती हूँ। अब किताब को ऐसे छुपाती हूँ जैसे कोई गुनाह कर रही हूँ। फिर आता है अमेरिका, द मोस्ट पावरफुल नेशन। अमेरिका का हस्तक्षेप, वापसी और अफगान आत्मा की जंग के बारे में थोड़ी बात करेंगे। 2001 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तालिबान को हटाने के नाम पर। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ने एक कमज़ोर, टूटे हुए मुल्क में लोकतंत्र के बीज बोने की कोशिश की, और हाँ, शुरू में कुछ उम्मीदें जरूर जागी। लड़कियां फिर स्कूल जाने लगी, महिलाएं संसद, पत्रकारिता और खेल तक पहुंची। युवा सोशल मीडिया पर अफगान कला, फैशन और संस्कृति को वापस जिंदा करने लगे। काबुल में फिर से थिएटर खुले, किताबों की दुकानें लौटी और रबाब की आवाज़ फिर सुनाई देने लगी। लेकिन इन सब के बीच असली शांति नहीं आई। ग्रामीण इलाकों में अब भी डर बना, ड्रोन हमलों में आम लोग मारे गए, भ्रष्टाचार बढ़ता गया और आम अफगानी फिर से पिसता रहा। फिर आया साल 2021। आप सबने टीवी पे खूब इसके विजुअल्स देखे होंगे, जहाँ पे लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली और उसी रात तालिबान ने फिर से काबुल पर कब्जा कर लिया। दुनिया चौंकी और अफगानिस्तान एक बार फिर अंधेरे में चला गया। स्कूल फिर से बंद हो गए, महिलाओं को घरों में कैद किया जाने लगा, कलाकारों को धमकियां मिली, किताबें जलाई गई। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। क्या अलग हुआ? औरतों ने हार नहीं मानी। वो गुप्त स्कूल चला रही हैं, पढ़ा रही हैं, सीख रही हैं, डर के साए में भी। युवा कवि सोशल मीडिया पर विरोध की कविताएं डाल रहे हैं। चित्रकार रात में शहर की दीवारों पर आज़ादी की पेंटिंग बनाते हैं और सुबह से पहले मिटा देते हैं। विदेशों में बसे अफगानी भारत, तुर्की, ईरान, अमेरिका अपनी संस्कृति को बचाने में लगे हैं। कोई यूट्यूब चैनल पर रबाब बजा रहा है, कोई इंस्टाग्राम पर अफगानी व्यंजन सिखा रहा है, कोई लंदन में बैठकर काबुल की कहानियां लिख रहा है। एक लेखिका लिखती है, मैं पेरिस में रहती हूँ, लेकिन मेरे सपने अब भी काबुल की गलियों से गुजरते हैं। एक युवती जो अब बैन के बाद भी ऑनलाइन पढ़ रही है कहती है, हमारी बंदूकें नहीं हैं, लेकिन हमारी आवाज़ें हैं और आवाज़ें गोलियों से तेज चलती हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा, जब अगली बार कोई अफगानिस्तान तो सिर्फ तालिबान माफ़ करिएगा अंत में यही कहना चाहूँगा, अगर अगली बार कोई कहे अफगानिस्तान तो सिर्फ तालिबान, युद्ध या आतंक मत सोचिए उस बच्ची को जो किताब छुपा कर पढ़ रही है, उस माँ को जो बारी के बीच भी लोरी गा रही है, उस चित्रकार को
जो दीवार पर सपना उकेर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान सिर्फ एक देश नहीं, वो एक चेतना है, एक कविता है, एक आत्मा है। और जब पूरी दुनिया चुप हो जाती है तब अफगान आत्मा कविता बन जाती है। बोलिएगा मत। एक समय पर काबुल, जो आज अफगानिस्तान की राजधानी थी, उसको पेरिस ऑफ सेंट्रल एशिया कहा जाता था। किस तरह धर्म चीज़ें अच्छी कर सकता है, बिगाड़ भी सकता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है अफगानिस्तान।